नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में आपके सामने खबरों के राज्यों की खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम यानी एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे। रिटेल डायरेक्ट स्कीम से रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदना आसान हो जाएगा। एकीकृत लोकपाल योजना का मकसद शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर चीन के साथ गलवान घाटी जैसी घटना दोबारा हुई तो उसे दोबारा से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाने की खबरों पर बिपिन रावत ने कहा कि यह निर्माण चीन के हिस्से वाले एलएसी के पास हुआ है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सीमा पार से घुसपैठ और बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के फैसले समेत सीमावर्ती इलाकों की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। चित्रकूट में महिला से गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति और अन्य दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दोषी करार दिया था। यूपी में कानपुर के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। राजधानी लखनऊ में जीका वायरस के 2 मामले मिले हैं। दोनों मरीज अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यूपी में जीका वायरस संक्रमण के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर अहम बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस खेमे में भी यूपी चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में रणनीतिक बैठक करेंगी। इसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व से जुड़ी टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करना गलत और अतिशयोक्ति है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच और चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश बताया है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कल मुरादाबाद में एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा जिन्ना के कारण हुआ था और विभाजन के लिए कांग्रेस और उस समय के नेता जिम्मेदार हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 28 नवंबर को लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली आयोजित करेगी। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रैली में शिरकत करेंगे। पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कल इस बारे में जानकारी दी। पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने सुखपाल खैरा को कल जालंधर से गिरफ्तार किया। सुखपाल खैरा हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली क्राइम ब्रांच आज पूछताछ करेगी। लोकेश शर्मा से फोन टैपिंग मामले में सवाल जवाब किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में लोकेश शर्मा को नोटिस भेजा गया है। राजस्थान में मासूम बच्चों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ है वो जयपुर के एक अनाथ आश्रम में रहते हैं। बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग से ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी आज खत्म हो रही है। उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते रविवार विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को झटका दिया था और ईडी की हिरासत में भेज दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को ईडी ने 1 नवंबर को देर रात 12 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान आज एक बार फिर एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। बेल मिलने के बाद आर्यन की ये दूसरी बार पेशी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थी, जिनमें से एक ये है कि आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों की विस्तारित ट्रोइका बैठक हुई। बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात की समीक्षा की गई। बैठक में चारों देशों ने तालिबान से सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध तोड़ने का आह्वान किया। पाकिस्तान के सैकड़ों बच्चों और सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत करके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बुरी तरह से घिर गए हैं। हक्कानी नेटवर्क के समर्थन से हो रही इस बातचीत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए इमरान खान को अदालत में तलब कर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देश का सबसे बड़ा नेता घोषित किया गया है। बीजिंग में 4 दिनों तक चली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में पार्टी के इतिहास पर एक नया रेजोल्यूशन पास किया गया। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने के बाद से ये तीसरी बार है जब इस तरह का रेजोल्यूशन पास किया गया है। चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग के डोंगचेंग में रेफल्स सिटी मॉल को कोरोना केस सामने आने के बाद सील कर दिया गया। जिस इलाके से नए केस सामने आए थे वहां लॉकडाउन लगाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। जर्मनी में गुरुवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 50,196 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब जर्मनी ने 50,000 के आंकड़े को पार किया है। पिछले 24 घंटे में यहां 244 मौतें हुई हैं। वहीं जर्मनी के टॉप वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ड्रॉस्टन ने आने वाले दिनों में 1 लाख मौतों की आशंका जाहिर की है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो रही भारी बारिश के आज से कम होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव क्षेत्र नीचे आ गया है और ये धीरे धीरे कमजोर होगा। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। छठ महापर्व के बाद बिहार समेत पूर्वांचल से वापस लौटने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के स्टेशनों से नई दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना 2021 की शुरुआत की है। योजना के तहत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी कवर होंगे। लाभार्थियों को 25 रुपए से 100 रुपए तक प्रीमियम भरना होगा। योजना में 5,000 रुपए से 88,000 रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है। आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि अब ये काम ऑफलाइन भी हो सकता है। UIDAI की तरफ से तैयार किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को साझा करके अपने आधार का सत्यापन ऑफलाइन कराया जा सकता है। इस दस्तावेज में धारक को सौंपी गई आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक होंगे। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई अमृत लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की चाह रखने वालों के लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उनकी खरीदारी, निवेश के मौके, नीतियां, सब्सिडी समेत सभी जानकारी मिलेगी। और अब एक बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद की किताब में आतंक की हिंदुत्व से तुलना करने का जो मामला है वो सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसके विरोध में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने सलमान खुर्शीद की किताब पर सवाल उठाए और उनकी थ्योरी को बिल्कुल गलत करार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका जो मानना है वो सलमान खुर्शीद से अलग है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से की, लेकिन गुलाम नबी आजाद ऐसा नहीं मानते। पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और 1 पेज है या 1 सफ़ा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करें। कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स क्या खुली। कांग्रेस मुश्किलों के एक नए भंवर में घिर गई। कांग्रेस के अपने कुनबे के नेताओं ने ही खुर्शीद की इस हिंदुत्व थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए और इसे सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ISIS और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। हिंदुत्व की तुलना आतंक से करने के बाद बीजेपी का तो कांग्रेस के खिलाफ हमलावर होना तय था, लेकिन पार्टी के अंदर से ही इस पर सवाल उठना कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ा करने वाला है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर आखिर क्या लिखा गया है। किताब के चैप्टर द सैफ्रन स्काई में लिखा गया है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। ये ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के अंश पर दलील दी कि सवाल उठाने वाले कुछ लाइनें नहीं, पूरी किताब पढ़ें। अब बीजेपी को सलमान खुर्शीद की ये थ्योरी और दलील कहां हजम होने वाली थी।
किताब के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टाइम्स नाउ समिट के मंच पर मोदी कैबिनेट के मंत्रियों से जब खुर्शीद की किताब पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक तरफ से कांग्रेस की सोच और हिंदुत्व पर उसके कंफ्यूजन को लेकर हमला बोल दिया। सज्जन की किताब की आप बात कर रहे हैं और मैं सार्वजनिक रूप से इस सभागार में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से माफ़ी मांगूंगी जो मैं अब कहने वाली हूँ। उस सज्जन ने एक किताब 1.5 दशक पहले लिखी थी जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा था कि 84 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं और सिखों ने अपने पार्टीशन के पापों की सजा भोगी है। आप अगर वो पढ़ती ये जो लिखा है आपको आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था। क्या हिंदू और सिखों ने पाप किया था जो 84 के दंगे में हमें मौत के घाट उतारा गया। ये वो न्यू फाउंड हिंदूज बता दें, बड़ी कृपा होगी उनकी। देखिए, कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है, कोई जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाटला हाउस कांड में शहीदों के घरों तक तो गए नहीं, लेकिन अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर आतंकवादियों के समर्थक और उनके परिवारों में घर गए और बाद में ये कहा कि हमारी नेता तो वहां फूट फूट कर रोई थी। आज अगर वो इस तरह की किताबें लिखते हैं तो अपने आप में ही समझ आता है कि चुनाव आते ही उनके मन में क्या चलना शुरू हो जाता है। या किताब बिकने के लिए कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो या अपनी सोच को दिखाने का काम करते हैं। इस देश की जनता ने आपकी पार्टी को, आपकी सामंतशाही परिवार को, जिसके हिस्से आप भी हो, आपको दशकों तक जिम्मेवारी दिया। प्रजातंत्र की बातों को स्वीकार करो। आपको अगर नहीं दिया तो आपको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका, हमें आलोचना करो, हमारी कमियों को उजागर करो, संसदीय प्रणाली में उजागर करो। लेकिन अगर आप कहोगे आईएसएस और बोको हराम इज इक्वल टू हिंदुइज्म, हिंदुत्व, तो मैं इससे बड़ा दिवालियापन, मैं उससे और अच्छा शब्द लगाऊंगा तो शायद उनकी महत्व बढ़ेगी। बैंकरप्ट, दिवालिया, सामंतशाही और अंधे लोगों को कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अब गुलाम नबी आजाद ने खुर्शीद की बुक पर सवाल उठाकर भले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन विवाद का ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है। बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है, वो इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा कांग्रेस के गले की हड्डी जरूर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो दूसरी तरफ मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान आज एनसीबी के सामने हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। साथ ही वो एनसीबी की एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही आज एनसीबी विजिलेंस के चीफ ज्ञानेश्वर सिंह दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इसके बाद विजिलेंस की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इधर प्रभाकर सैल से गुरुवार को एनसीबी ने करीब 3.5 घंटे पूछताछ की। प्रभाकर सैल यानी पहला गवाह जो एनसीबी का, जिसने एफिडेविट जारी कर कई बड़े आरोप लगाए थे, उस रात के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया था। अब देखिए, आर्यन खान को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। उसमें एक शर्त यह भी है कि आपको हर हफ्ते जाना होगा एनसीबी के दफ्तर हाजिरी लगाने। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब एक्शन में आ गई है। आज चुनावों पर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में उम्मीदवार चयन, चुनावी रणनीति और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। बैठक में यूपी महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश के पार्टी ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति आज कांग्रेस बनाएगी। सोनिया गांधी की बैठक में ये मुद्दे तय किए जाएंगे कि कौन से मुद्दे उठाए जाएं उत्तर प्रदेश चुनाव में, किस प्रत्याशी को उतारा जाए, कैसे प्रत्याशी चयन किया जाए और कहां अपना जनाधार बढ़ाया जाए।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से यूपी में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं और अमित शाह आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर होंगे और शाह के दौरे की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से हो रही है और इस दौरे पर वो मिशन 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं से मंथन करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। उत्तर प्रदेश पर विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी ने प्रदेश में अपनी जीत दोहराने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब कमान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। यूपी का चुनावी बिगुल फूंकने अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। अमित शाह करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद टीएफसी सेंटर में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह की ये बैठक रात 8 बजे तक चलेगी। बैठकों का दौर 3 सत्रों में होगा। बैठक को अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह सभी 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ संगठन के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों से चुनावी तैयारियों पर गहन मंथन करेंगे। इसके साथ ही वो कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस बात की भी संभावना है कि आने वाले चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी शाह कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। संगठनात्मक हमारे कार्य पूर्व की सरकारों की कानून व्यवस्था की अंधाधुंध स्थिति और घर घर तक पहुंचने की योजना बनाई जाएगी, उसका आयोजन किया जाएगा। बीते दिनों में राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष भी काशी आकर बैठक ले चुके हैं। अब अमित शाह काशी को केंद्र में रख कार्यकर्ताओं को जीत के लिए चार्ज करेंगे। बैठक के लिए टीएफसी हॉल में 850 कुर्सियां लग गई हैं। मंच भी तैयार है, बस गृह मंत्री का इंतजार है। विधानसभा प्रभारी एक बैठक है, उसमें शिरकत करेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। हम सबको बताएंगे कि आगामी क्या काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। कितने पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, कितने और प्रदेश भर के कितने जिलाध्यक्ष हैं, क्या सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर? सभी जिलाध्यक्ष प्रदेश भर के, सभी जिला पदाधिकारी और 403 विधानसभा प्रभारी इसमें भाग लेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर काशी को पावर सेंटर बनाने की तैयारी है, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ बीजेपी के विकास का मॉडल भी यही है। अब अमित शाह के दौरे से बीजेपी फुल एक्शन मोड में है और इस दौरे को बीजेपी की चुनावी पिक्चर के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। आशुतोष, टाइम्स नाउ नव भारत, वाराणसी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों से बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी करार दिया गया था। बुधवार को कोर्ट ने गायत्री समेत 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। 2017 में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी से गैंगरेप का आरोप लगाया था। रेप पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 2014 में गायत्री के आवास पर उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस दौरान गायत्री समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गायत्री 15 मार्च 2017 से जेल में बंद है। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज मुंबई में काफी हलचल रहने वाली है। सबसे पहले आज आर्यन खान बेल की तय शर्त के मुताबिक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे। ये दूसरी बार होगा जब वो जमानत पर बाहर आने के बाद एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। इसके अलावा आज वो एनसीबी की एसआईटी के सामने भी पेश होंगे, जहां उनसे इस केस को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। एनसीबी की टीम आज आर्यन खान का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। वहीं इस मामले की जांच कर रही एनसीबी की विजिलेंस टीम आज दिल्ली लौट आएगी। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एनसीबी की विजिलेंस टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी। दूसरी तरफ एक दिन पहले एक बार फिर क्रूज ड्रग्स केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल से एनसीबी ने पूछताछ की। इस बार पूछताछ का सिलसिला करीब 3.5 घंटे तक चला। इससे पहले सोमवार को भी प्रभाकर से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके अलावा मंगलवार को भी करीब 11 घंटे तक उससे एनसीबी ने सवाल जवाब किए थे।
बिहार के बक्सर में शराबियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पड़ोसी राज्य यूपी से शराब पीकर लौट रहे करीब 70 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गंगा के उस पार यूपी से शराब पीकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया और सबको धर दबोचा। इस जांच अभियान से शराबियों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। डीएसपी का यह अभियान रात 9 बजे तक गंगा पुल पर चलाया गया। पुलिस सभी 70 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। एक साथ इतनी तादाद में शराबियों के पकड़े जाने से पूरा थाना भर गया। बताया गया कि पकड़े गए लोगों की मेडिकल जांच के लिए थाने में ही डॉक्टर की 5 सदस्यीय टीम पहुंची, जहां सभी का मेडिकल टेस्ट किया गया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए हादसे में एक और बच्चे की मौत हो गई है। बच्चों की मौत का आंकड़ा अब 13 पहुंच गया है। बुधवार को भी हादसे के 36 घंटे बाद 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इससे पहले हादसे वाले दिन यानी सोमवार को 4 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें आग लगने की वजह को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आग अस्पताल के वेंटिलेटर में स्पार्क की वजह से लगी थी। तो ये तमाम वेंटिलेटर्स थे। बताया जा रहा है कि किसी वेंटिलेटर में स्पार्किंग होने की वजह से आग पकड़ी और ये वेंटिलेटर्स यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरा रेनोवेशन का यहाँ काम चल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को इस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर के दुबे को उनके पदों से हटा दिया था। दूसरी तरफ इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव को मंगलवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जयपुर के एक अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके में मौजूद इस अनाथ आश्रम में रहने वाले बड़े बच्चों पर ही छोटे बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। चाइल्ड लाइन जयपुर की काउंसलर शांति बेलवाल की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची बाल आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले की पुष्टि की है। मैंने बच्चों की काउंसलिंग करी और 8 छोटे बच्चों ने बताया कि हमारे साथ होम के जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने गलत काम किया। जानकारी के मुताबिक अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ भी तैनात नहीं है। आरोप है कि रात के समय लोग बाहर से आते हैं और अनाथ आश्रम में आकर छोटे बच्चों का यौन शोषण करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुछ बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न, दुराचार, दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए। अच्छा, घटनाक्रम ये भी सामने आ रहा है कि बाहर से भी लोग आते थे और उनके साथ कुकृत्य करते थे। ये अनुसंधान का विषय है। बाहर से वहाँ आना साबित हुआ है 2 आरोपियों का। और यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में आपके सामने खबरों के राज्यों की खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम यानी एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे। रिटेल डायरेक्ट स्कीम से रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदना आसान हो जाएगा। एकीकृत लोकपाल योजना का मकसद शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर चीन के साथ गलवान घाटी जैसी घटना दोबारा हुई तो उसे दोबारा से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाने की खबरों पर बिपिन रावत ने कहा कि यह निर्माण चीन के हिस्से वाले LAC के पास हुआ है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सीमा पार से घुसपैठ और BSF का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के फैसले समेत सीमावर्ती इलाकों की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। चित्रकूट में महिला से गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति और अन्य दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को MP MLA कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दोषी करार दिया था। यूपी में कानपुर के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। राजधानी लखनऊ में जीका वायरस के 2 मामले मिले हैं। दोनों मरीज अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यूपी में जीका वायरस संक्रमण के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर अहम बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस खेमे में भी यूपी चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में रणनीतिक बैठक करेंगी। इसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व से जुड़ी टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करना गलत और अतिशयोक्ति है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच और चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश बताया है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कल मुरादाबाद में एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा जिन्ना के कारण हुआ था और विभाजन के लिए कांग्रेस और उस समय के नेता जिम्मेदार हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 28 नवंबर को लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली आयोजित करेगी। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रैली में शिरकत करेंगे। पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कल इस बारे में जानकारी दी। पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने सुखपाल खैरा को कल जालंधर से गिरफ्तार किया। सुखपाल खैरा हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली क्राइम ब्रांच आज पूछताछ करेगी। लोकेश शर्मा से फोन टैपिंग मामले में सवाल जवाब किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में लोकेश शर्मा को नोटिस भेजा गया है। राजस्थान में मासूम बच्चों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ है वो जयपुर के एक अनाथ आश्रम में रहते हैं। बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग से ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी आज खत्म हो रही है। उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते रविवार विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को झटका दिया था और ईडी की हिरासत में भेज दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को ईडी ने 1 नवंबर को देर रात 12 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान आज एक बार फिर एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। बेल मिलने के बाद आर्यन की ये दूसरी बार पेशी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थी, जिनमें से एक ये है कि आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों की विस्तारित ट्रोइका बैठक हुई। बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात की समीक्षा की गई। बैठक में चारों देशों ने तालिबान से सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध तोड़ने का आह्वान किया। पाकिस्तान के सैकड़ों बच्चों और सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत करके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बुरी तरह से घिर गए हैं। हक्कानी नेटवर्क के समर्थन से हो रही इस बातचीत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए इमरान खान को अदालत में तलब कर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देश का सबसे बड़ा नेता घोषित किया गया है। बीजिंग में 4 दिनों तक चली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में पार्टी के इतिहास पर एक नया रेजोल्यूशन पास किया गया। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने के बाद से ये तीसरी बार है जब इस तरह का रेजोल्यूशन पास किया गया है। चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग के डोंगचेंग में रेफर्स सिटी मॉल को कोरोना केस सामने आने के बाद सील कर दिया गया। जिस इलाके से नए केस सामने आए थे वहां लॉकडाउन लगाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। जर्मनी में गुरुवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 50,196 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब जर्मनी ने 50,000 के आंकड़े को पार किया है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 244 मौतें हुई हैं। वहीं जर्मनी के टॉप वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ड्रॉस्टन ने आने वाले दिनों में 1 लाख मौतों की आशंका जाहिर की है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो रही भारी बारिश के आज से कम होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव क्षेत्र नीचे आ गया है और ये धीरे धीरे कमजोर होगा। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। छठ महापर्व के बाद बिहार समेत पूर्वांचल से वापस लौटने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के स्टेशनों से नई दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना 2021 की शुरुआत की है। योजना के तहत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी कवर होंगे। लाभार्थियों को 25 रुपए से 100 रुपए तक प्रीमियम भरना होगा। योजना में 5,000 रुपए से 88,000 रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है।
आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि अब ये काम ऑफलाइन भी हो सकता है। UIDAI की तरफ से तैयार किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को साझा करके अपने आधार का सत्यापन ऑफलाइन कराया जा सकता है। इस दस्तावेज में धारक को सौंपी गई आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक होंगे। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई-अमृत लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की चाह रखने वालों के लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उनकी खरीदारी, निवेश के मौके, नीतियां, सब्सिडी समेत सभी जानकारी मिलेगी। और अब एक बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद की किताब में आतंक की हिंदुत्व से तुलना करने का जो मामला है वो सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसके विरोध में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने सलमान खुर्शीद की किताब पर सवाल उठाए और उनकी थ्योरी को बिल्कुल गलत करार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका जो मानना है वो सलमान खुर्शीद से अलग है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से की, लेकिन गुलाम नबी आजाद ऐसा नहीं मानते। पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफ़ा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। फिर आगे बात करेंगे। कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स क्या खुली। कांग्रेस मुश्किलों के एक नए भंवर में घिर गई। कांग्रेस के अपने कुनबे के नेताओं ने ही खुर्शीद की इस हिंदुत्व थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए और इसे सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ISIS और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। हिंदुत्व की तुलना आतंक से करने के बाद बीजेपी का तो कांग्रेस के खिलाफ हमलावर होना तय था, लेकिन पार्टी के अंदर से ही इस पर सवाल उठना कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ा करने वाला है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर आखिर क्या लिखा गया है। किताब के चैप्टर द सैफ्रन स्काई में लिखा गया है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। ये ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के अंश पर दलील दी कि सवाल उठाने वाले कुछ लाइनें नहीं, पूरी किताब पढ़ें। अब बीजेपी को सलमान खुर्शीद की ये थ्योरी और दलील कहां हजम होने वाली थी। किताब के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टाइम्स नाउ समिट के मंच पर मोदी कैबिनेट के मंत्रियों से जब खुर्शीद की किताब पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक तरफ से कांग्रेस की सोच और हिंदुत्व पर उसके कंफ्यूजन को लेकर हमला बोल दिया। सज्जन की किताब की आप बात कर रहे हैं और मैं सार्वजनिक रूप से इस सभागार में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से माफी मांगूंगी जो मैं अब कहने वाली हूँ। उस सज्जन ने एक किताब 1.5 दशक पहले लिखी थी, जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा था कि 84 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं और सिखों ने अपने पार्टीशन के पापों की सजा भोगी है। आप अगर वो पढ़ती, ये जो लिखा है, आपको आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था। क्या हिंदू और सिखों ने पाप किया था जो 84 के दंगे में हमें मौत के घाट उतारा गया। ये वो न्यू फाउंड हिंदूज बता दें, बड़ी कृपा होगी उनकी। देखिए, कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है, कोई जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाटला हाउस कांड में शहीदों के घरों तक तो गए नहीं, लेकिन अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर आतंकवादियों के समर्थक और उनके परिवारों में घर गए और बाद में ये कहा कि हमारी नेता तो वहां फूट फूट कर रही थी।
आज अगर वो इस तरह की किताबें लिखते हैं तो अपने आप में ही समझ आता है कि चुनाव आते ही उनके मन में क्या चलना शुरू हो जाता है। या किताब बिकने के लिए कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो या अपनी सोच को दिखाने का काम करते हैं। इस देश की जनता ने आपकी पार्टी को, आपकी सामंतशाही परिवार को, जिसके हिस्से आप भी हो, आपको दशकों तक जिम्मेवारी दिया। प्रजातंत्र की बातों को स्वीकार करो। आपको अगर नहीं दिया तो आपको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका, हमें आलोचना करो, हमारी कमियों को उजागर करो, संसदीय प्रणाली में उजागर करो। लेकिन अगर आप कहोगे आईएसएस और बोको हराम इज इक्वल टू हिंदुइज्म, हिंदुत्व, तो मैं इससे बड़ा दिवालियापन, मैं उससे और अच्छा शब्द लगाऊंगा तो शायद उनकी महत्व बढ़ेगी। बैंकक्रप्ट, दिवालिया, सामंतशाही और अंधे लोगों को कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अब गुलाम नबी आजाद ने खुर्शीद की बुक पर सवाल उठाकर भले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन विवाद का ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है। बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है, वो इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा कांग्रेस के गले की हड्डी जरूर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो दूसरी तरफ मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान आज एनसीबी के सामने हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। साथ ही वो एनसीबी की एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही आज एनसीबी विजिलेंस के चीफ ज्ञानेश्वर सिंह दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इसके बाद विजिलेंस की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इधर प्रभाकर सैल से गुरुवार को एनसीबी ने करीब 3.5 घंटे पूछताछ की। प्रभाकर सैल यानी पहला गवाह जो एनसीबी का, जिसने एफिडेविट जारी कर कई बड़े आरोप लगाए थे, उस रात के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया था। अब देखिए, आर्यन खान को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। उसमें एक शर्त यह भी है कि आपको हर हफ्ते जाना होगा एनसीबी के दफ्तर हाजिरी लगाने। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब एक्शन में आ गई है। आज चुनावों पर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में उम्मीदवार चयन, चुनावी रणनीति और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। बैठक में यूपी महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश के पार्टी ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति आज कांग्रेस बनाएगी। सोनिया गांधी की बैठक में ये मुद्दे तय किए जाएंगे कि कौन से मुद्दे उठाए जाएं उत्तर प्रदेश चुनाव में, किस प्रत्याशी को उतारा जाए, कैसे प्रत्याशी चयन किया जाए और कहां अपना जनाधार बढ़ाया जाए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से यूपी में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं और अमित शाह आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर होंगे और शाह के दौरे की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से हो रही है और इस दौरे पर वो मिशन 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं से मंथन करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। उत्तर प्रदेश पर विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी ने प्रदेश में अपनी जीत दोहराने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब कमान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। यूपी का चुनावी बिगुल फूंकने अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। अमित शाह करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद टीएफसी सेंटर में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह की ये बैठक रात 8 बजे तक चलेगी। बैठकों का दौर 3 सत्रों में होगा। बैठक को अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह सभी 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ संगठन के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों से चुनावी तैयारियों पर गहन मंथन करेंगे। इसके साथ ही वो कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस बात की भी संभावना है कि आने वाले चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी शाह कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। संगठनात्मक हमारे कार्य पूर्व की सरकारों की कानून व्यवस्था की अंधाधुंध स्थिति और घर घर तक पहुंचने की योजना बनाई जाएगी, उसका आयोजन किया जाएगा।
बीते दिनों में राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष भी काशी आकर बैठक ले चुके हैं। अब अमित शाह काशी को केंद्र में रख कार्यकर्ताओं को जीत के लिए चार्ज करेंगे। बैठक के लिए TFC हॉल में 850 कुर्सियां लग गई हैं। मंच भी तैयार है, बस गृह मंत्री का इंतजार है। विधानसभा प्रभारी एक बैठक है, उसमें शिरकत करेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे, हम सबको बताएंगे कि आगामी क्या काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। कितने पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, कितने और प्रदेश भर के कितने जिलाध्यक्ष हैं, क्या सभी लोग आ रहे हैं यहाँ? सभी जिलाध्यक्ष प्रदेश भर के, सभी जिला पदाधिकारी और 403 विधानसभा प्रभारी इसमें भाग लेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर काशी को पावर सेंटर बनाने की तैयारी है, क्योंकि PM मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ बीजेपी के विकास का मॉडल भी यही है। अब अमित शाह के दौरे से बीजेपी फुल एक्शन मोड में है और इस दौरे को बीजेपी की चुनावी पिक्चर के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। आशुतोष, टाइम्स नाउ नव भारत, वाराणसी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों से बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी करार दिया गया था। बुधवार को कोर्ट ने गायत्री समेत 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। 2017 में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी से गैंगरेप का आरोप लगाया था। रेप पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 2014 में गायत्री के आवास पर उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस दौरान गायत्री समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गायत्री 15 मार्च 2017 से जेल में बंद है। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज मुंबई में काफी हलचल रहने वाली है। सबसे पहले आज आर्यन खान बेल की तय शर्त के मुताबिक NCB दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे। ये दूसरी बार होगा जब वो जमानत पर बाहर आने के बाद NCB के ऑफिस में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। इसके अलावा आज वो NCB की SIT के सामने भी पेश होंगे, जहां उनसे इस केस को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। NCB की टीम आज आर्यन खान का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। वहीं इस मामले की जांच कर रही NCB की विजिलेंस टीम आज दिल्ली लौट आएगी। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले NCB की विजिलेंस टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी DG ज्ञानेश्वर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी। दूसरी तरफ एक दिन पहले एक बार फिर क्रूज ड्रग्स केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल से NCB ने पूछताछ की। इस बार पूछताछ का सिलसिला करीब 3.5 घंटे तक चला। इससे पहले सोमवार को भी प्रभाकर से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके अलावा मंगलवार को भी करीब 11 घंटे तक उससे NCB ने सवाल जवाब किए थे। बिहार के बक्सर में शराबियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पड़ोसी राज्य यूपी से शराब पीकर लौट रहे करीब 70 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गंगा के उस पार यूपी से शराब पीकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया और सबको धर दबोचा। इस जांच अभियान से शराबियों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। DSP का यह अभियान रात 9 बजे तक गंगा पुल पर चलाया गया। पुलिस सभी 70 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। एक साथ इतनी तादाद में शराबियों के पकड़े जाने से पूरा थाना भर गया। बताया गया कि पकड़े गए लोगों की मेडिकल जांच के लिए थाने में ही डॉक्टर की 5 सदस्यीय टीम पहुंची, जहां सभी का मेडिकल टेस्ट किया गया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए हादसे में एक और बच्चे की मौत हो गई है। बच्चों की मौत का आंकड़ा 13 पहुंच गया है। बुधवार को भी हादसे के 36 घंटे बाद 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इससे पहले हादसे वाले दिन यानी सोमवार को 4 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें आग लगने की वजह को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आग अस्पताल के वेंटिलेटर में स्पार्क की वजह से लगी थी। तो ये तमाम वेंटिलेटर्स थे। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर किसी वेंटिलेटर में स्पार्किंग होने की वजह से आग पकड़ी और ये वेंटिलेटर्स यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरा रेनोवेशन का यहाँ काम चल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को इस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर के दुबे को उनके पदों से हटा दिया था। दूसरी तरफ इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव को मंगलवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जयपुर के एक अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके में मौजूद इस अनाथ आश्रम में रहने वाले बड़े बच्चों पर ही छोटे बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। चाइल्ड लाइन जयपुर की काउंसलर शांति बेलवाल की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची बाल आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले की पुष्टि की है।
मैंने बच्चों की काउंसलिंग करी और 8 बच्चों ने, छोटे बच्चों ने बताया कि हमारे साथ होम के जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने गलत काम किया है। जानकारी के मुताबिक अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ भी तैनात नहीं है। आरोप है कि रात के समय लोग बाहर से आते हैं और अनाथ आश्रम में आकर छोटे बच्चों का यौन शोषण करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुछ बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न, दुराचार, दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए हैं। अच्छा, घटनाक्रम ये भी सामने आ रहा है कि बाहर से भी लोग आते थे और उनके साथ कुकृत करते थे। ये अनुसंधान का विषय है। बाहर से वहां आना साबित हुआ है दो आरोपियों का। और यहां पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।